हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम आईपीओ के बारे में। पेटीएम आईपीओ अभी आया था कुछ टाइम पहले और ये काफी नुकसान में चल रहा है। तो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं सबने काफी उम्मीद के साथ इसमें पैसे लगाए होंगे, लेकिन सभी का लॉस है। एवरीबडी इज इन लॉस जिसने भी आईपीओ में पैसा लगाया, क्योंकि इस आईपीओ में लगभग सभी को अलॉटमेंट मिल गई। तो सभी को अलॉटमेंट मिल गई, उसके पीछे भी सबसे बड़ा मींस एक ही रीजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्यों मिल गई, कैसे मिल गई। क्योंकि जितने भी अच्छे आईपीओस होते हैं उनमें जनरली अलॉटमेंट नहीं मिलती है। तो पेटीएम आईपीओ क्या था, मेरी निगाह में इसको क्या कहा जाएगा? मेरे हिसाब से इसको एक स्कैम ही कहा जाएगा। वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी आईपीओस आते हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन कुछ आईपीओस अच्छे भी होते हैं जहां बोर्ड में शायद कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो पब्लिक का भी ध्यान रखते हैं कि पब्लिक का पैसा जो है वो एक मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। वो बहुत उम्मीद के साथ मार्केट में आईपीओस में पैसे लगाते हैं, क्योंकि आईपीओ को जनरली ज्यादा सेफ समझा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आगे चलते हुए मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले टू इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये मेरी अपनी राय है, इसमें मैं आपको कुछ भी डिक्टेट नहीं कर रहा हूं या मेरी कुछ भी एडवाइस नहीं है। आपने जो कुछ भी डिसीजन लेना है वो अपने हिसाब से लेना है। मेरे हिसाब से तो सिर्फ यहां पर समझना है। सेकंड, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ठीक 7 बजे एवरीडे 7 o'clock अपनी एक नई वीडियो आती है जिसमें हम अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प करने की बातें करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए यहां पर जो जितने भी आईपीओ होते हैं मेरे हिसाब से वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड होते हैं और वो इस तरीके से उस वैल्यूएशंस पर निकाले जाते हैं जिसमें फ्यूचर के अगले 10-12 क्या मींस आप कह सकते हो जितना भी फोर्सिन फ्यूचर है 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, उसमें जितनी ग्रोथ होगी और जितनी हाई स्पीड से ग्रोथ मैक्सिमम एंटिसिपेट की जा सकती है, उस ग्रोथ को कंसीडर करते हुए एक ओवर वैल्यूएशन पर चीजें आती हैं, खासतौर से स्टार्टअप के केस में। क्योंकि स्टार्टअप में जो ओनर्स हैं, जो एक्चुअल में फाउंडर्स हैं, उनके पैसे बहुत कम लगे होते हैं और वो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, फंड रेज करते हैं, फंड रेज करके अच्छी खासी वहां पर मार्केटिंग पर पैसा खर्च करते हैं, एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। एक लॉस मेकिंग कंपनी होती है, लॉस मेकिंग कंपनी में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्लाइंट्स जोड़ने की बात की जाती है, उनको कैशबैक देकर, उनको डिस्काउंट देकर या किसी भी तरह का लालच देकर। और जब ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स हो जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी से उनका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये एक प्रॉपर प्लान ही होता है कि इस तरीके से इतने कस्टमर्स ऐड करेंगे। नुकसान में कंपनी जाती है तो जाए, हु केयर्स। और नुकसान को पूरा करने के लिए और ज्यादा नुकसान कराने के लिए न्यू प्राइवेट वेंचर कंपनीज, जिनको कैपिटल वेंचर कंपनीज भी कहते हैं, तो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स भी कहते हैं, तो वो पैसा लगाती रहती हैं और वो उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उनको इस तरीके से खर्च करने में किया जाता है कि डिस्काउंट दिया जाए, डिस्काउंट देकर मार्केटिंग की जाए और ज्यादा कस्टमर्स जोड़े जाएं। नेट प्रॉफिटेबिलिटी का उनका कोई ध्यान नहीं होता और उसके बाद में एक हेफ्टी वैल्यूएशंस पर कंपनी का आईपीओ लाया जाता है। अब यहां पर अगर हम पेटीएम की बात करने लगे, जब पेटीएम लॉन्च हुआ तो शायद 2150 के आसपास का लॉन्च हुआ, हम एक बार उसका प्राइस देखेंगे। और जब लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग भी डाउन हुई, ड्यूरिंग द डे वो काफी नीचे गया, फिर नेक्स्ट डे वो 13-14% और नीचे गया। आज थोड़ा सा वापस ऊपर आया है, लेकिन यहां से और ऊपर जाने का दम है क्या, ये पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, इसका चार्ट भी एनालाइज करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स भी एनालाइज करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको आगे बता देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आईपीओ को लेकर जो मेरी राय है वो ये है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा हुआ, अगर स्टॉक अच्छा हुआ तो आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलेगी नहीं, और अगर मिल गई तो उसका यही हश्र होता है जो पेटीएम का हुआ है। और इस तरह के पास्ट में अगर आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो आपको असलियत पता चल जाएगी कि जब भी कोई भी नया आईपीओ आता है उसके बाद में उसकी क्या ग्रोथ रहती है। 90 मींस अगर हम 1990 से भी लेकर अगर बात करने लगे तो जितने भी आईपीओ
आए हैं उनमें 70% केसेस में जो वैल्यू है यहां पर इन्वेस्टर्स की वो इरोड हुई है, वो कम हुई है, उसमें इजाफा नहीं हुआ है। सिर्फ 30% में ही अच्छी वैल्यूएशंस देखने को मिली हैं, अच्छी लिस्टिंग्स देखने को मिली हैं। और जो 30% भी है ना, इनमें अलॉटमेंट कितनी हुई है, बहुत छोटी सी अलॉटमेंट होती है। अगर आप नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह से 2 लाख रुपए का भी पूरा अगर यहां पर एप्लीकेशंस डालो तो मुश्किल से 14-15,000 रुपीस का एक लॉट मिलता है, और वो भी एक भी एक्चुअल में नहीं मिलता है। अगर कंपनी अच्छी है और अगर पेटीएम जैसा है तो फिर यहां पर बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये तो यहां पर आईपीओ में आगे कभी भी अप्लाई करने से पहले बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भेड़चाल में नहीं रहना चाहिए, आंख बंद करके ऐसे नहीं लगा देना चाहिए। कुछ ऐसे बड़े सिंपल से यहां पर पॉइंट्स थे जिनको अगर आप एक बार भी देख लेते तो किसी भी कीमत पर आप पेटीएम में पैसा लगाने से बच जाते। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं मैं आपको दिखाता हूं। एक बार स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। तो यहां पर जब हम पेटीएम के एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो चित्तौड़गढ़.com पर हमेशा अवेलेबल होती है, अगर हम यहां पर जाएं तो हमें यहां पर इसका आईपीओ का प्राइस भी मिल जाता है। जो हमारा प्राइस है वो 2150 ही है, जिस प्राइस पर इसमें अलॉटमेंट होनी थी और जिस प्राइस को पे करके यहां पर अप्लाई किया गया था। सो 6 शेयर्स का यहां पर एक लॉट है, तो इट मींस 12,900 रुपीज का एक लॉट का यहां पर हमने एप्लीकेशंस डाले होंगे। टू 12,900 मैक्सिमम हम यहां पर 15 लॉट्स को अप्लाई कर सकते थे, 1,93,500 का। और ये अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब अलॉटमेंट हुई, तो उसके बाद में जब ये 2150 के बदले ओपन हुआ, ओपन किस प्राइस पर हुआ यहां पर बड़ी देखने वाली बात है। ओपन हमारा हुआ 1950, यानी कि 200 पॉइंट्स डाउन। और अगर 200 पॉइंट्स डाउन यहां पर ओपन हुआ है तो आप इस बात को समझ लो कि ये 10% के आसपास यहां डाउन हुआ, 9% यहां से डाउन हुआ। लेकिन क्लोज होते होते क्या सीन आया, क्लोज होते होते ये 1560 पर आया, और 1560 एक काफी डाउन प्राइस है। तो अगर हम यहां पर 2150 जिस प्राइस पर यहां पर अलॉटमेंट हुई उस प्राइस को यहां पर मार्क कर लें, जो हमने यहां पर ये मार्क कर लिया, तो बेसिकली कितने यहां पर पॉइंट्स बनते हैं, ये पॉइंट बनता है कि ओपन ही यहां पर 9.5% हुआ। उसके बाद में ये क्लोज कितने डाउन हुआ एक बार ये देख लेते हैं। क्लोजिंग हुई इसकी फर्स्ट डे 27% डाउन, लिस्टिंग प्राइस से 27% डाउन हुआ। उसके बाद में ये नेक्स्ट डे कहां तक डाउन गया, टॉप से लेकर 41% डाउन। दिस इज ए बिग गैप। यहां पर 41% डाउन का किसी भी एक आईपीओ का डाउन जाना, लिस्टिंग नॉट लिस्टिंग बट द अलॉटमेंट प्राइस से विद इन 2 डेज। और उसके बाद में क्लोज भी कहां पर हुआ, बहुत ज्यादा ऊपर जाकर क्लोज नहीं हुआ था, रिकवरी आई थी थोड़ी सी। तो रिकवरी के बाद ये यहां पर 37% डाउन था जस्ट आफ्टर 2 डेज। आज की अगर हम रिकवरी देख भी लें, रिकवरी के बाद जो प्राइस आता है, आज जहां यहां ये क्लोज हुआ उसके बाद भी ये 30.62% डाउन है। तो यहां पर विद इन 2-3 डेज जहां पर लोगों को उम्मीद थी कि बहुत सारा पैसा बनेगा, वहां पर इतनी बड़ी वैल्यू इरोड होना ये अच्छी बात नहीं है। अब यहां पर एक पॉइंट हम देखते हैं कि करंट प्राइस यहां पर जो कल तक का था, जो करंट प्राइस था 1360, उसके बेस पर मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 88,139। तो यहां पर अगर हम एक बार कैलकुलेटर देख लें और उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि इसकी कैलकुलेशन कितनी बनती है। सो 88,139 डिवाइडेड बाय 1360 और अगर इसको हम लिस्टिंग प्राइस जो अलॉटमेंट प्राइस था उससे मल्टीप्लाई करने लगे 2150, तो यहां पर इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सपेक्ट की जा रही थी वो है 1,39,000 करोड़। 1,39,000 करोड़ इज सच ए बिग नंबर टू एक्चुअली इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। 1,39,000 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। इस साइज की कंपनीज इतना अच्छा नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली देती हैं कि हमें कुछ ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें जाया जाए। अब इसके एक बार नंबर्स पर जाते हैं यहां कि ये किस
प्राइस, अभी इसके जो फाइनेंशियल्स हैं पास्ट के, एक बार वो देख लेते हैं कि फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर हम बात करने लगे तो यहां अगर आप देखोगे लास्ट 3 इयर्स में रेवेन्यू में ₹1 का भी इजाफा नहीं है। 2982 करोड़ का यहां पर रेवेन्यू था, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन मार्च 2021 के एंड में जो रेवेन्यू है दैट इज 2667। इस तरह की कंपनी में जहां सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन गेम खेला जाता हो, जहां रेवेन्यू बढ़ने की बात की जाती हो कि नेट प्रॉफिट तो हम बाद में कहीं से भी बढ़ा देंगे, अभी तो सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने वाली बात है, तो यहां तो रेवेन्यू भी नहीं बढ़ी। पिछले 3 साल से रेवेन्यू नहीं बढ़ी है। अब ये यहां पर जो स्टैंड अलोन नंबर्स हैं, अगर हम कंसोलिडेटेड नंबर भी देखें तो कुछ गैप नहीं है। यहां पर 2018 के कंसोलिडेटेड नंबर्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप यहां पर देखो कंसोलिडेटेड नंबर्स तो ये डिक्रीजिंग मोड में है, यहां पर सेल्स भी कम हुई है। ये बहुत ही बेकार शर्मनाक नंबर्स हैं। मींस इतनी हेफ्टी वैल्यूएशन रखना इस तरह की कंपनी जिसकी जो ओवरऑल सेल्स है एक साल की दैट इज ओनली 2800 करोड़, अगर 100% भी प्रॉफिट हो, इट मींस, मेरी बात यहां ध्यान से समझना कि यहां पर जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू 2800 करोड़ है, अगर इनका एक्सपेंस जीरो हो, ₹1 भी इनका खर्च ना हो, यानी कि जो मालिक है वो अकेला बैठकर कंपनी चलाता हो, कोई सैलरी ना लेता हो, कोई ऑफिस ना हो, जीरो एक्सपेंस हो, और ये 100% प्रॉफिट भी हो जाए, तो 100% अगर प्रॉफिट हो भी जाए तो 25% तो इनकम टैक्स फिर भी लगेगा, और अगर 70 मींस 25% इनकम टैक्स इसमें से निकाल लें तो 2100 करोड़ का प्रॉफिट बचता है, 2100 करोड़ का उस कंपनी का जिसमें डिक्रीजिंग मोड में सेल्स है एंड मैं खर्चा यहां पर जीरो मानकर चल रहा हूं। और अगर 2100 करोड़ का यहां पर नेट प्रॉफिट होता भी है, और यहां हमने देखा था 1,39,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अगर इसको डिवाइड किया जाए 2100 से तब भी 66 के पी पर आती है। आप समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं? यहां पे मैं सिंपल सी एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि एक कंपनी जो ये जो सेल्स है खर्चा जीरो मान लिया गया, सिर्फ इनकम टैक्स पे किया गया, सारा का सारा नेट प्रॉफिट मान लिया गया, अगर तब भी किया जाए इसकी कैलकुलेशन तो भी 66 के पी पर है। यहां तो सीन ही डिफरेंट है, यहां तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है और लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है। नन ऑफ द ईयर हैज बीन इन प्रॉफिट। अब यहां पर एक और बात आती है कि विवेक भाई शायद यहां पर जैसे इनका नेट जो यहां पर नेट एक्सपेंस जो यहां पर नेट लॉस है ये कम हो रहा है धीरे धीरे, तो आने वाले टाइम में ये शायद यहां से जब लॉस कम हो जाएगा तो यहां से बहुत अच्छा हो जाएगा, नंबर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो यहां पर अगर नेट लॉस खत्म हो भी गया तो आप मानकर चलो मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है? मैक्सिमम प्रॉफिट किसी भी कंपनी का सेल्स के बराबर ही हो सकता है ना। वो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि लिस्टिंग जो एक्सपेक्टेड थी, जो अलॉटमेंट प्राइस था, अगर इसका 100% गेन भी होता तब भी 66 के पी पर है, और उसके बाद में लिस्टिंग के बाद मींस अलॉटमेंट के बाद जिसने भी जिस प्राइस पर भी ये 2150 पे जो अप्लाई किया उसके बाद में यहां से गेन भी तो एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो अगर यहां पर लिस्टिंग का 30-40% जो एवरीबॉडी एक्सपेक्ट करते हैं, अगर यहां पे 40% की यहां पर उम्मीद रखी जाती तो यहां आप ये चीज समझकर चलो 1,39,000 की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अलॉटमेंट प्राइस पर बनती थी, अगर 40% गेन यहां पर एक्सपेक्ट किया जाता तो ये 2 लाख करोड़ की कंपनी बन जाती, और 2 लाख करोड़ के हिसाब से अगर 2100 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट होता विदाउट एनी एक्सपेंस। आप समझना इस बात को, ये पूरा का पूरा हमने प्रॉफिट मान लिया, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, तो भी ये 92 के पी पर हम इसको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो कंपनी जिसकी रेवेन्यू पिछले 3 साल से डाउन ट्रेंड में है, मैक्सिमम लॉस कितना कम हो सकता है? मैक्सिमम लॉस रेवेन्यू तक का कम हो सकता है कि 100% रेवेन्यू ही प्रॉफिट हो जाए। इट्स ए प्योर स्कैम। यहां पर सबका पागल बनाया गया है, अच्छे से कूट कूट कर पागल बनाया गया है। जब मैं सबसे ये कहता हूं ना सोच कर करो, समझ कर करो, तब हम पता नहीं क्यों यहां पर अनजान बन जाते हैं और एक भीड़ चाल में चल देते हैं। वो एक गलत तरीका है। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं आगे के लिए कि इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। यहां पर अगर आप बैलेंस शीट में जाओगे
तो ये वन ऑफ द वेरी रेयरेस्ट कंपनी है जिसका यहां पर रिजर्व कम होता जा रहा है लगातार। कम क्यों हो रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है, जितना पैसा ये खो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, उतना रिजर्व से जा रहा है। अब यहां पर इस कंपनी के पास रिजर्व कितना है? 60 प्लस 6,205, ये जून क्वार्टर के नंबर्स हैं, यानी कि 6,265 करोड़। अब यहां पर एक साल का लॉस कितना है? ऑलमोस्ट 2,000 करोड़। तो अगर ये इसी तरीके से लॉस चलता रहा तो 3 साल में तो ये ऐसे जीरो हो जाएगी। और यहां पर पॉइंट ये है कि ये ऐसा नहीं चलेगा लगातार। ऐसा किस बेस पर कह सकते हैं कि ऐसा लगातार नहीं चलेगा? दिस कंपनी इज नॉट इन ग्रोथ स्टेज। यहां पर जो इसके नंबर्स हैं रेवेन्यू के, वो कम हो रहे हैं। जिस कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम हो रहे हो, उसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी कहां से आएगी यार? और एक और बात जो यहां पर यह बात आती है कि जो फालतू के एक्सपेंस हैं वो खत्म हो जाएंगे तो शायद यहां पर एफिशिएंसी आ जाएगी। मैं वो भी आपको एक नंबर दिखाता हूं जो यहां स्क्रीनर.इन ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैंने यहां पर लास्ट में रीड किया था। अब आप इसको ध्यान से समझना। द कंपनीज प्रमोशनल एक्सपेंसेस हैव गॉन डाउन बाय 60% इन FY21, यानी कि 532 करोड़ के यहां पर प्रमोशनल एक्सपेंसेस हैं। नाउ ये प्रमोशनल एक्सपेंसेस क्या है? जिसको कैशबैक कहते हैं, मींस आपका पैसा आप ही को देना। तो यहां पर 532 करोड़ है कंपेयर टू लास्ट ईयर 3,400 करोड़। अब जब यहां पर एक चीज समझो, जब इनका प्रमोशनल एक्सपेंस सिर्फ 532 करोड़ रह गया है FY21 में, तो मैक्सिमम जो फालतू के खर्चे हैं वो कितने कम हो सकते हैं? हम यही मानकर चल सकते हैं ना कि प्रमोशनल एक्सपेंस यहां पर जीरो हो जाएंगे। तो 500 करोड़ अगर यहां से कम हो भी गया खर्चा, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका रिजल्ट सिर्फ यह निकलता है कि यहां पर जो 1700 करोड़ का लॉस है, ये 1700 करोड़ का लॉस नहीं रहकर शायद 1200 करोड़ का लॉस रह जाएगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। अगेन फिर भी लॉस मेकिंग कंपनी है, रेवेन्यू यहां पर ग्रो हो नहीं रही है। तो ये कितने साल की स्टोरी है, किस तरह से बुद्धू बनाया गया है, ये चीज बिल्कुल समझ से बाहर है। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं जो टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल चार्ट क्या कहता है? अब टेक्निकल चार्ट को हमने ये सारी स्टेज तो देख ली कि कितना कितना नुकसान आया। अब यहां पर बहुत ज्यादा टेक्निकली चीजें अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इट हैज बीन ट्रेडिंग ओनली फॉर 3 डेज नाउ। लेकिन अगर डेली चार्ट पर देखेंगे देन वी हैव द डेटा फॉर 3 डेज। लेकिन फिर भी अगर एनालाइज करना है तो इसको 15 मिनट्स के एक बार चार्ट पर हम एनालाइज कर लेते हैं। तो 15 मिनट्स का यहां पर चार्ट क्या कहता है कि यहां पर एक अच्छी सी गिरावट नजर आई। अच्छी सी गिरावट में हम एक बार यहां पर वॉल्यूम भी एक बार लगा लेते हैं, जिससे थोड़ा सा समझ में आ जाए कि यहां पर हैवी वॉल्यूम के साथ ये गिरा, उसके बाद में गिरता रहा, फिर यहां से लगातार गिरावट आई। उसके बाद जो यहां से रिकवरी है, ये रिकवरी थोड़ी सी ठीक थी, लेकिन फिर से यहां से पिटाई की गई, फिर हैवी वॉल्यूम ही थी। उसके बाद में ये यहां से लेकर यहां तक की जितनी भी बढ़त थी, आप इस बात को ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। ये जो यहां से लेकर यहां तक का इंक्रीमेंट है, जो यहां से प्राइस ऊपर गया है, ये प्राइस हैवी वॉल्यूम के साथ ऊपर नहीं गया, बल्कि ये रिड्यूसिंग वॉल्यूम के साथ गया है। यहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा नीचे रही है बाकी वॉल्यूम के कंपैरिजन में, और यहीं पर रोककर फिर से हैवी वॉल्यूम रखी गई है। अब ये लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान से समझना। कैसे? क्योंकि यहां पर एक गैप क्रिएट हुआ, यहां पर नेक्स्ट डे नीचे ओपन हुआ, यानी कि 22 को, मींस यस्टरडे, और ये गैप का जो हाई बना वो ये वाला लेवल था। अब आप ध्यान से समझो कि जो हाई बना गैप के बाद, वहीं पर इसने रेसिस्टेंस लिया है। यहां पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये इस गैप को ऊपर लेकर ना जाए। अगर ले भी गए तो कब तक रुकेगा? मैंने आपको सारे नंबर्स दिखा दिए हैं। मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी कीमत पर ये यहां पर 1955 को क्रॉस करने वाला है। दिस इज नॉट गोइंग टू सस्टेन दिस एट एनी लेवल। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपको अपनी समझ के हिसाब से करना है, क्योंकि आप खुद से भी समझदार हो। लेकिन इस तरह के चार्ट्स में आपको और भी दिखा देता हूं। कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड का ये चार्ट है। अगर हम डेली चार्ट पर इसको देखने लगे तो आपको शायद यहां पर काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि इस तरह के चार्ट्स में किस तरह से चीजें वापस से ऊपर जाती हैं, ऊपर जाने के बाद में कैसे नीचे ही रह जाती हैं। और जो इसका हाई प्राइस था कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल का, इसका आईपीओ ज्यादा टाइम पहले नहीं, अभी कुछ आया था, तो 51% डाउन पर चल रहा है। और मैं इसको आपको बता भी दूं, कैमकॉन आईपीओ को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, और उसमें मैंने साफ साफ शायद यही चीजें बताई भी थी कि हमें
सतर्क रहने की जरूरत है। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट, तो इस वीडियो को देखना। एक साल पहले बनी थी, एक साल पहले मैंने यही चीजें इसमें बताई थी कि इसमें एज सच इस वैल्यूएशन पर बहुत ज्यादा दम नहीं है, लेकिन अगर करंट में बात करें देन आई एम बुलिश ऑन कैमकॉन केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, बिकॉज ऑफ द लोअर वैल्यूएशन नाउ। क्योंकि जब ये ओपन हो रहा था तो यहां से 100% के ऊपर है, आप समझ रहे हो, यहां से वापस सेम लेवल पर जाने के लिए इसको 100% जाना पड़ेगा। तो चीजें हाफ प्राइस पर अवेलेबल है, हाफ में और डबल में डिफरेंस होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम कैमकॉन को यहां पर कोरिलेट कर रहे हैं, तो कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड इज ए नेट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। यहां पर यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ए नेट प्रॉफिट एंड हैविंग ए मींस एब्सोल्युटली फाइन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिटेबिलिटी। यहां पर 2 साल बेकार रहे हैं, क्योंकि यह बिजनेस एक डिफरेंट बिजनेस है। पेटीएम जैसा बिजनेस तो यहां पर पेंडेमिक के केस में भी बढ़ना चाहिए था, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही थी, एवरीथिंग वाज गेटिंग ऑनलाइन। लेकिन यहां पर ये एक केमिकल बिजनेस है, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी होंगी, लेकिन इस चीज के बावजूद भी इनका जो नेट प्रॉफिट है वो हर साल बढ़ा है। जो क्वार्टरली नंबर्स हैं वो सस्टेनेबल क्वार्टरली नंबर्स हैं, लगातार यहां पर एक सस्टेनेबल मोड में नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू है और बाकी सारी चीजें सुपर्ब हैं। यहां पर बैलेंस शीट में अगर आप नंबर्स देखो, रिजर्व लगातार बढ़ते हुए हैं। तो ये आप समझ रहे हो ना इस बात को, तो यहां हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में दोनों चीजों को अलग अलग समझना पड़ेगा। यहां पर आपको बहुत ज्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत है, बहना नहीं है, किसी के भी कहने से समझने की जरूरत है। यहां आईपीओ जितने भी आते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, इफ द बिजनेस इज नॉट सुपर्ब, तो यहां ये एक स्कैम ही हो सकता है। लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगाना कौन सी समझदारी है? लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगाना है तो खुद जाके कसिनो चले जाओ, वहां जाके जुआ उड़ाओ, जो मर्जी करो यार, एक बड़ी सी गाड़ी ले लो, वहां पैसे फेंक दो। लेकिन यहां ऐसे क्यों? ये गलत है। हमें सीखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। तो मेरा आईपीओ में हमेशा यही कहना होता है, अगर ऐश्वर्या राय है तो मिलेगी नहीं, और अगर मिल गई तो पता नहीं क्या निकलेगा। आप खुद समझदार हो। तो यहां पर कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।